नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। सच ही कहा गया है कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। ये अमीरी और गरीबी, अनपढ़ और विद्वान में फर्क नहीं करता, बल्कि इंसान के अंदर ये छुपा रहता है जो वक्त पड़ने पर बाहर निकल आता है। जी, बस ज़रूरत होती है समय पर उसे पहचानने की और उसे निखारने की। तो आज की कड़ी में हम अलवर राजस्थान के एक ऐसे हुनरमंद नौजवान के शोध कार्यों के बारे में जानेंगे जिनका बचपन में खेती में बिल्कुल मन नहीं लगता था। पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बटाने के लिए अपनी पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी। पर जानते हैं क्या, उन्होंने आगे चलकर एक मॉडिफाइड बॉयलर का निर्माण कर सभी को हैरत में डाल दिया। जी हाँ, ये ग्रामीण शोधकर्ता हैं सुभाष ओला। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट हम सभी बचपन से खाते आए हैं। मावा भी दूध से बना एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो हम सबका मन काफ़ी लुभाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इसे बनाने में कितनी हीट की आवश्यकता होती है? दूध को घंटों बॉयल करना पड़ता है। बॉयल करते करते जब वो सॉलिड यानी कि ठोस रूप में आने लगता है, तब मावा तैयार होता है। इसके लिए काफ़ी सारे ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ज़रा सोचिए, जब भारी मात्रा में दूध को बॉयल करना पड़े तो कितना वक्त लगेगा, साथ साथ इसमें कितने ईंधन की आवश्यकता होगी। इस दौरान निकलने वाली हीट को दोबारा उपयोग में लाकर ऊर्जा की बचत की जा सकती है, ऐसा मानना है हमारे शोधकर्ता सुभाष ओला का। मेरा इनोवेशन फ्यूल एंड वाटर सेविंग पे ही था। 1984 में इसी से रिलेटेड काम किया है मैंने। 1984 में एक डीसी थर्मल पावर प्लांट डेवलप किया था और वो एक खेल, एक मनोरंजन था। लेकिन जैसे जैसे मैं घर पे रहा, किसानों को देखा, गन्ने से गुड़ बनाते हुए देखा, जो दूध से मावा या खोया बनाते देखा, तो मैंने देखा इसमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, भट्टियों से सीधा वो लगा रहे। तो उसी से मुझे एक बॉयलर का भी आइडिया आया, क्यों ना इस वेस्ट को हम एक एनर्जी में कन्वर्ट करके एक इनको अच्छा प्रोडक्शन दे सकें। तो इसी से मुझे फ्यूल एंड वाटर सेविंग का एक आइडिया आया और इसी के बाद में मैंने एक बॉयलर डेवलप किया। उसमें 90% से 99% वाटर सेविंग और 50% फ्यूल सेविंग जो मुझे मिला और लोगों को इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। फिर तरह तरह की मिठाई बनाने में मावे का उपयोग होता है। अपने देश में मावे की खपत भारी मात्रा में होती है। ऐसे में पारंपरिक तरीके से मावा तैयार करने में अनावश्यक ईंधन की खपत होती है। युवा शोधकर्ता सुभाष ओला ने ये देखते हुए मॉडिफाइड बॉयलर बनाने का विचार किया और इस पर निरंतर शोध करना आरंभ कर दिया। उन्होंने एक ऐसी मावा मेकिंग मशीन बनाने पर जोर दिया जो ऊर्जा की बचत करने वाली हो। एक बॉयलर सिस्टम होता है, वो स्टीम बॉयलर, जिसे हम हॉट वाटर जनरेटर कह सकते हैं। हॉट वाटर जनरेटर या स्टीम बॉयलर कंपनियों ने इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योग के लिए तो बनाए, लेकिन कुछ किसानों के लिए, उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाए। तो इसी को देखते हुए मैं एक मल्टीपर्पज़ स्टीम जनरेटर बनाया मैंने, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और किसानों के लिए भी। इसमें क्या हुआ है, जैसे किसान भाई हैं जो उनके पास एक गाय भैंस है, दूध है, तो उस दूध को सीधा उनका लाभ नहीं मिल पाता बेचने से, तो क्यों ना उसको दही, मावा बना करके, खोया बना करके, पनीर बना करके उसको बेचा जाए। इसके लिए जो उनका मावा बनाने में 100 लीटर दूध में 100 किलो लकड़ी लगता था मावा बनाने में, तो उसको सिर्फ ओनली 20 लीटर में इससे बनाया जा सकता है। इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है और किसान लोग आज ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 से 5 हज़ार अपने इंडिया में इसको अपना रहे हैं। आमतौर पर मावे को कढ़ाई में तैयार किया जाता है और ये कढ़ाई खुले स्टोव पर अथवा बड़े चूल्हे पर रखी जाती है, जहां भारी मात्रा में गैस अथवा लकड़ी के जलने से ईंधन की बर्बादी होती है। लकड़ी को बॉयलर में जलाया जाता है, जिससे भाप तैयार होती है। फिर इसे नली की मदद से चूल्हे तक पहुंचाया जाता है, जहां मावे की कढ़ाई रखी होती है। दूध को उबालने के दौरान जो ऊष्मा की खपत होती है, उसके बाद जो भाप बच जाती है, उसे टैंक में नीचे
तल में संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया में अनेक खामियां देखने को मिलती हैं। जयपुर के उद्योग में पहली बार सुभाष ओला ने बॉयलर की मदद से मावा तैयार करते हुए देखा। पता करने पर उन्होंने पाया कि इस विधि से तैयार मावे में काफी लागत आती है। तभी उनके मन में एक उन्नत बॉयलर बनाने का विचार आया और उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। हमारी परंपरागत जीवन शैली में ईंधन प्राप्त करने का एक बड़ा स्रोत लकड़ी और कोयला रहा है। आमतौर पर लकड़ी हमारी पहुंच में सुविधाजनक रही है, लेकिन फिर भी इसकी खपत से एक ओर जहां वनों के नाश होने का खतरा रहता है, पर्यावरण के असंतुलन का खतरा रहता है, वहीं दूसरी ओर ये हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। हमारे युवा शोधकर्ता किसान सुभाष ओला ने भी मावा तैयार होते देखकर कुछ ऐसा ही महसूस किया था। साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि इससे मावा तैयार होने में काफ़ी लागत भी आती होगी। ऐसा होने पर किसानों को लाभ कैसे मिल पाएगा? किसानों के हितों के बारे में यही बात सोचकर सुभाष ओला ने बॉयलर मशीन बनाने की ओर कदम बढ़ाया। सुभाष ओला का ये प्रयास लगभग 1 दशक बाद सफल हुआ। इसके पीछे उनका लगातार शोध चलता रहा, मशीनों में नवीनीकरण होता रहा। आखिरकार वो दिन भी आया जब कामयाबी का सेहरा उनके माथे पर बांधा गया। कैसा रहा होगा वो सफर जिसने सुभाष ओला को यहाँ तक पहुँचाया? आइए कार्यक्रम में आगे इस बारे में जानते हैं। सुभाष ओला ने अपने 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वर्ष 2009 में उन्नत बॉयलर वाली मावा बनाने की मशीन तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली। अब नवनिर्मित और परिवर्तित बॉयलर आधारित मावा मेकर मशीन पहले की तुलना में ज्यादा लीक प्रूफ, बेहतर ईंधन बचत करने वाली और बर्बादी पर रोक लगाने वाली मशीन साबित हुई। ये एक मावा मेकिंग प्लांट है और इसमें ये 2 तरह के बॉयलर्स अभी यहाँ लगे हुए हैं। ये 1 टन का बॉयलर है, ये 200 लीटर का बॉयलर है। अभी रनिंग कंडीशन में 200 लीटर का बॉयलर चल रहा है। उसमें सेफ्टी फीचर्स के साथ में प्रेशर मीटर, टेम्परेचर मीटर, सेफ्टी वॉल्स वगैरह सब कुछ इसमें लगाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रेशर बढ़े तो ऑटोमेटिक ऑटो कंट्रोल इसमें सारा सिस्टम है। और इससे करीबन 3 मावे की कढ़ाइयाँ चलती हैं। ये सप्लाई पाइपलाइन है, इससे स्टीम इस कढ़ाई में आती है। आने के बाद इसमें प्रोडक्ट में यूज होती है। उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, 110, 105 डिग्री या 15 डिग्री रह जाता है। तो उसके बाद वो नीचे रिसाइकिल पाइप है, वापस वो कंडेंस वाटर बाहर आता है क्लोज सर्किट से और पाइप के द्वारा वापस वो स्टीम बॉयलर में वापस जाके फीड हो जाता है, जिससे एनर्जी और वाटर दोनों की सेविंग होती है। सुभाष ओला द्वारा मॉडिफाइड बॉयलर पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित था। विज्ञान के प्रति उनकी दिलचस्पी ही उनके शोध के केंद्र में थी। उनके अंदर विज्ञान की धारणाओं को लेकर बचपन से ही विचारों का द्वंद्व चला आ रहा था। जब सुभाष ओला 8वीं कक्षा में थे, तभी उनके मन में फिजिक्स की एक थ्योरी को लेकर बार-बार सवाल उठते थे। आखिर वो सवाल क्या था जिसने सुभाष ओला को एक बड़े शोध के लिए प्रेरित किया? इसके बारे में बताते हुए वो कहते हैं, मैंने देखा कि केल्विन प्लैंक का कथन आया मेरे सामने। काम मैं पहले भी कर रहा था वैसे, लेकिन वो जब कथन मेरे सामने आया कि ऐसा इंजन बनना असंभव है या कोई डिवाइस जिसके एग्जॉस्ट से निकली हुई गैस या वाष्प कभी एनर्जी या गति या उसमें कन्वर्ट, एनर्जी या गति में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। सर जैसे मैंने उसको सोचा यार ये तो हो सकती है और मैं कर चुका हूँ, तो बस उस दिन मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों क्या कर रहा हूँ। उसी दिन से मैं अगले दिन अब उस स्कूल से मैं नहीं गया और एक तरह डिस्टर्ब होकर के थोड़ा हुआ क्यों मैं आगे क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं कर चुका हूँ और इसमें मना कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं उसी के अगले वीक मैं स्कूल ना जा कर के और इसी काम में कंटिन्यू लग गया और जिससे आज बॉयलर से पावर प्लांट और जो भी मैं आज एंटीग्रेविटी पे काम कर रहा हूँ उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर आज बिल्कुल एक ज़मीन पर आकर के मेरे इस काम को देखा और मेरे जैसे पता नहीं कितने इनोवेटरों को आकर के उन्होंने वास्तव में एक नई, मैं तो समझता हूँ कि सभी को एक उन्होंने बहुत नया जीवन दिया है। सुभाष ओला जो हैं उनका इनोवेशन एनर्जी रिलेटेड है, एनर्जी की सेविंग करने के लिए है और वो आज की तारीख में एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप एंटिटी है वो भारत सरकार का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है उसके जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स होते हैं उनमें से एक है और उस
इनोवेशन की आज की तारीख में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में डिप्लॉयमेंट है, जैसे कि मावा मेकिंग इंडस्ट्री में उसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके अलावा जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है उसमें उसका यूज़ किया जाता है। और वो जो इंडस्ट्रीज़ को अपना क्लाइंट बनाते हैं, वो इंडस्ट्री से वो जो कॉस्ट सेविंग करते हैं उनकी, वो उनके लिए काफ़ी बड़ा एक ड्राइवर होता है बिज़नेस का। तो उनकी कामयाबी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो लोगों से कहते हैं कि हम एनर्जी सेव करते हैं, वो वाकई में कर पाते हैं। अलवर राजस्थान के किसान परिवार से संबंध रखने वाले सुभाष ओला बचपन से ही मेधावी थे, लेकिन अक्सर खेती के काम में अपने पिता का सहयोग करने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। स्कूल के दौरान ही अपनी पढ़ाई छोड़कर बालक सुभाष पिता के साथ कृषि कार्य से जुड़ गए। गांव में रहते हुए अपने पिता को वो कभी खेती के कार्यों में मदद करते तो कभी बोरवेल की खुदाई में अपने पिता का हाथ बटाते थे। बोरवेल की ड्रिलिंग से जब कभी समय मिलता तो सुभाष कंप्यूटर असेंबल करने में अपना हाथ आजमाने लगते। इस तरह कृषि और तकनीक के साथ सुभाष का लंबे समय तक संबंध बना रहा। इस तरह सुभाष ओला का बचपन और किशोरावस्था पिता के संग संग कार्य करते हुए गुजरी। हमारे खेती काम हल बैल रखते, हल जोड़ते थे, तो खेत से हल जोड़ के जाते, बोल पिताजी मैं तेरे लिए अब की बार एक पंखा बनाऊंगा जो गर्मी नहीं लगेगी। तो इसने एक छत के ऊपर पंखा लगा दिया, वो हवा से फिरता, और वो हवा उसको नीचे कोई छोटा इन्वर्टर था, ये जैसे ट्रैक्टर में लगता है ना, वो लगा के नीचे उसका पंखा लगा दिया। और साहब वो थोड़ी थोड़ी हवा दे, मैं यार ऐसी क्या आवाज़ के पार पड़ी। उम्र के लंबे अंतराल को गुजारते हुए सुभाष ओला ने कब जवानी की दहलीज पर दस्तक दी, उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। छोटी उम्र में ही उनका विवाह संपन्न हुआ। इन सब के बावजूद कक्षा 8 में उपजी उनकी जिज्ञासा अब भी उनका पीछा कर रही थी। वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि मशीन से निकलने वाली भाप को दोबारा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका पहला प्रयोग उन्होंने कक्षा 8 में ही कर दिखाया था, जब उन्होंने आधा किलोवाट के स्टीम टरबाइन का आविष्कार किया था, जिसमें स्टीम को रिसाइकिल किया गया था। ये स्टीम इंजन है जो आज किसानों के लिए, जो गन्ना क्रेशर करने के लिए, गन्ने का जूस निकालने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और ये 80% फ्यूल कम लेगा, क्योंकि पहले चल रहे थे जो इंजन, उसमें स्टीम वेस्ट होता था। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्जॉस्ट से पहले जो स्टीम वेस्ट था, मैंने उसको रिसाइकलिंग करके और बॉयलर में पहुँचाया, या फिर कोई गुड़ बनाने का प्लांट है तो मैंने उसको कढ़ाई में पहुँचा दिया और उससे गुड़ बन गया। तो जो पहले वेस्ट क्या था वो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो स्टीम निकल रहा था, ये ट्रेन के जो स्टीम इंजन थे उसमें वेस्ट हो रहा था, पानी वेस्ट हो रहा था। तो हमने इस वेस्ट को रिसाइकलिंग करके बॉयलर में फीड कर दिया 140 डिग्री टेम्परेचर। तो उससे हमारा फ्यूल सेविंग हो गया और इलेक्ट्रिसिटी आ गई 80 से 1 रुपये प्रति यूनिट फ्यूल कॉस्ट। और गन्ने के प्लांट में ये एक बहुत ही अच्छा साधन साबित होगा। ये अपने शोध के चमत्कार से सुभाष ओला ने अपनी छोटी सी उम्र में ही सबको प्रकाशमान कर दिया था, जब पहली बार उन्होंने स्टीम टरबाइन की मदद से 6 वॉट का बल्ब जला कर दिखाया। इस तरह समय के साथ उनकी भाप तकनीक से जुड़े क्षेत्र में रुचि बढ़ती गई और इस क्षेत्र में एक के बाद एक वो प्रयोग करते चले गए। वर्ष 2000 में सुभाष ओला ने 2 किलोवाट इंजन का परिवर्तित मॉडल तैयार किया। कुछ ही वर्षों बाद यानी 2013 में हीट एक्सचेंजर का निर्माण किया, जो कि भाप इंजन से भाप के बाहर निकलने और पानी के एकत्रित होने में मददगार साबित हुआ। ये सबसे पहला पार्ट है और ये 1992 के आसपास का पार्ट था, जो इसकी दक्षता खूब अच्छी थी, लेने के बेबी था। और इससे अपन को ये पता लग गया था कि स्टीम को रिसाइकिलिंग कैसे करें। उसी का अप मॉडल, इसी के बाद फिर उसके अप मॉडल ये है, इसमें हीट दे करके और इंजन की पिस्टन को डेवलप किया और जो एग्जॉस्ट से निकली हुई स्टीम थी
उसको मैंने रिसाइकलिंग करके और वापस फीड किया। 180 डिग्री एग्जॉस्ट से हीट जो निकली 140 डिग्री वापस फीड करके और इसकी एफिशिएंसी अपन ने बचा ली और एक अच्छी पावर इससे मिल गया अपन को। सुभाष ओला द्वारा किया गया शोध कार्य अचानक से कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, बल्कि बचपन से ही वो ऐसे प्रयोग करते आ रहे थे। विज्ञान के प्रति उनके इस रुझान ने उन्हें कई प्रकार के शोध और इनोवेशन के लिए प्रेरित किया। उनका यही शौक आगे चलकर एक चुनौती बन गई, जिसे उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से कर दिखाया। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ किस प्रकार से विज्ञान के सिद्धांतों से जुड़कर आगे चलकर एक मिसाल कायम की और बड़े आविष्कार को जन्म दिया। किसानों के लिए उपयोगी इनोवेशन कर सुभाष ओला ने क्रांति ला दी। समय समय पर उन्होंने इसमें छोटे बड़े परिवर्तन भी किए ताकि उनके आविष्कार से उपयोगकर्ताओं को इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मावा मशीन में उनके द्वारा किए गए इन छोटे छोटे परिवर्तनों में किस प्रकार से किसानों ने खासकर मिठाई निर्माताओं को लाभ पहुंचाया, आइए कार्यक्रम में आगे जानते हैं। सुभाष ओला ने बॉयलर आधारित मावा मशीन में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए और इसे अनेक रूपों में तैयार किया, जिससे मानव श्रम में कमी आई, ईंधन की बचत हुई और कढ़ाई के किनारों पर मावे के अधिक सूख जाने से उसकी बर्बादी पर भी रोक लगी। नई परिवर्तित मावा मशीन की बनावट और उसके कार्यों को सुभाष ओला ने कुछ इस तरह से निर्धारित किया। मैंने पहले पावर प्लांट को ही अपना मैंने एक मकसद समझ के इस पर काम किया है। पावर प्लांट भी आज काम चल रहा है और एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए हम इसको प्रोडक्शन के ऊपर लेने के लिए, कोई इंडस्ट्री में लगाने के लिए। लेकिन पावर प्लांट से शोध करते करते हमें बॉयलर का भी पता लगा कि इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है वाटर का, फ्यूल का। तो उससे हमारा बॉयलर सिस्टम निकल के आए बाहर और कंप्लीट इंडस्ट्रीज वाटर क्या नाम है गुड़ हो गया अपना। गुड़ के प्लांट आज जो किसान भाई हैं बहुत बड़ा खोई या उसको कूट बोलते हैं, कोई खोई बोलते हैं या बगास बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था उनका, लकड़ी वेस्ट हो रहा था। फूड प्रोसेस में मावा बनाने में वहाँ पर भी बहुत बड़ा खोआ ये सब वेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पर उनके लिए सब डिज़ाइन करके ये सब बनाया। तो स्टीम प्लांट में बहुत अच्छा उनको एक फ़ायदा हुआ है। इसके बाद में धीरे करते करते सब कुछ वाटर प्यूरीफायर का हमारे दिमाग में आया, फिर वो सब इससे बनते चले गए। एक बॉयलर से कई प्रोडक्ट निकल के सामने आए। अब तक सुभाष ओला द्वारा तैयार बॉयलर मशीन की मांग देश में बढ़ने लगी थी। देश के अलग अलग हिस्सों से उसकी मांग होने लगी थी। इतना ही नहीं, उन फैक्ट्रियों में भी उसकी मांग बढ़ने लगी जहां भाप इंजन की आवश्यकता होती थी। इस तरह सुभाष ओला द्वारा तैयार बॉयलर मशीन की मांग डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बढ़ने लगी। इसके अलावा कपड़ा उद्योग, रबर उद्योग और प्लास्टिक उद्योग में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। पहले वाले बॉयलर में क्या होता था, 15-20 मिनट में हमारे को 30-40 किलो पानी चढ़ाना पड़ता था। तो जय मान लो दिन भर में 5-6 कुंटल पानी लग जाता था। इसमें क्या है, सुबह सुबह 7-8 लीटर पानी चढ़ाते हैं, फिर पूरे दिन चल जाता है। और इसमें क्या है, लकड़ की ज़्यादा बचत है जी इसमें। उसमें लकड़ 1 कुंटल दूध गैल 60 किलो लकड़ लगती थी, इसमें क्या है 25-30 किलो लकड़ लगती है 1 कुंटल दूध गैल। और लेबर की बचत रहती है, साफ सुथरा काम होता है। मान लो सुभाष ओला ने जब भाप इंजन से जुड़े शोध पर काम करना आरंभ किया तो उन्हें अनेक संघर्षों से जूझना पड़ा। उनके प्रयासों से पिता भी संतुष्ट नहीं थे। सुभाष की मेहनत को समय की बर्बादी मानते थे, लेकिन इन सब की चिंता किए बगैर सुभाष निरंतर अपने शोध कार्य में लगे रहे। परिणाम स्वरूप आज उनके द्वारा निर्मित मशीन मध्यम और लघु उद्योगों से जुड़े अनेक कारोबारियों और व्यवसायों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। लेकिन जब उनके द्वारा बनाई गई मशीन की मांग बाजारों में बढ़ने लगी है, तो साथ ही उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी है। अब उनके कामों को व्यापक स्तर पर सम्मानित भी किया जाने लगा है। सुभाष ओला द्वारा बनाई मशीन के खरीदार ही खुद उनके प्रशंसक बन गए हैं। ये अकेला सभी काम करेगा और खारे पानी को, जैसे पॉली हाउस लग रहे हैं उनके अंदर खारे पानी को अलग कर देगा और मीठा पानी पूरा पॉली हाउस को ये सप्लाई करेगा। इससे जो आरओ वाटर बनेगा उससे। और ये अनेक प्रकार की जो भी घर के अंदर एक बॉयलर हो तो हम 15-20 प्रोडक्ट इससे तैयार कर सकते हैं।
जो आने वाले भविष्य में हम उसको सुखा करके भी रख सकते हैं। वर्तमान में जैसे सॉस होता है उसको भी हम सप्लाई कर सकते हैं। सुभाष ओला द्वारा बनाई गई मशीन की क्षमता आमतौर पर 40 लीटर प्रति घंटा से 3000 लीटर प्रति घंटा तक ही है, जिसकी कीमत 60,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की है। ये सब ग्राहकों की मांग पर निर्भर करता है। अब तक सुभाष ओला ने उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 60 मशीनों की बिक्री की है। कारोबार के थोड़े से अंतराल में सुभाष ओला ने अपने कारोबार को एक नई ऊंचाई दी है, जिसे प्राप्त कर पाना सभी के लिए इतना आसान भी नहीं हो पाता है। 2013 या 14 के बीच में हमारे को इन्वेंशन के माध्यम से किसी व्यक्ति के थ्रू हमारा NIF से संपर्क करवाया उन्होंने कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हम लोग NIF से मिले और NIF से प्रोफेसर गुप्ता साहब थे, उन्होंने हमारे को इस सारा इन्वेंशन को देख करके उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और उन्होंने हेल्प की। और उसको करते करते 1-1.5 साल के अंदर हमारे को इसमें अचीवमेंट मिला। अचीवमेंट मिलने के बाद में उसकी टेस्टिंग वगैरह हुई, सारे सब कुछ हुआ, और उसके बाद 2015 के 14 के बीच में हमारे को राष्ट्रपति अवार्ड सुभाष जी को इसमें मिला वाटर एंड सेविंग के ऊपर। ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए अपने शोध कार्य को इतना सफल बनाना निश्चित रूप से उनकी लगनशीलता का ही परिणाम है। किसी भी कार्य को करते समय कुछ ना कुछ बाधाएं तो आती हैं। उन बाधाओं को पार करने के बाद ही हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारे आज के शोधकर्ता सुभाष ओला ने भी अनेक बाधाओं को पार किया और आज हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। आगे भी हम आपको ऐसे ही ग्रामीण शोधकर्ताओं से परिचित करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। आप सब अपना ख्याल रखिए और हमारा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।